नमस्कार दोस्तों, GR लाइव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भारतीय सैन्य सेना का स्थापना दिवस कैलारस मीरा गार्डन में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री माननीय पंकज उपाध्याय जी, श्री माननीय बैजनाथ कुशवाहा जी, पूर्व विधायक सबलगढ़ राम बाबू श्रीवास जी, डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया जी, अनिल भारती जी उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय विधायक जी द्वारा 5,51,000 रुपए सामुदायिक भवन के लिए दिए। अपने निजी खर्चे से जयपुर से सैन महाराज जी की मूर्ति मंगवाकर स्थापित करने की बात भी इस अवसर पर सैन सभाई के लिए सभी भाइयों ने विधायक जी का आभार व्यक्त किया और बहुत बहुत बधाई दी। इस मौके पर उपस्थित समाज बंधु वरिष्ठ समाज सेवी भी उपस्थित रहे। श्री माधव प्रसाद मथुरिया जी ने भूमि पूजन करवाया। निश्चित तौर पर साथियों, ये कैलारस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छे समाज, जिनकी जनसंख्या काफी है, जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, हर तरह से साधन संपन्न है, उनके पास भी स्वयं की जगह नहीं है। लेकिन इस समाज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबड़ में मां नारायणी देवी पर एक बीघा से भी ज्यादा 1.5-2 बीघा जमीन पे मां नारायणी देवी के मंदिर वहां पर है। सैन महाराज का मंदिर है और समाज के नाम से वो काफी लंबी चौड़ी जगह है। मैंने भी उस जगह के लिए जितना मेरे से बन सका मैंने उसके लिए किया। एक बोर्ड मैंने करवाया, लाइटें मैंने वहां पहुंचवाई थी, बाउंड्री भी मैंने करवाई, गेट भी मैंने लगवाया था और भी तमाम सारे जो मेरे से बन सका वो मैंने किया। आज ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि कैलाश में भी आप लोगों ने हिम्मत करके समाज को एक बैठने की जो जगह बनाई है, निश्चित तौर पर यह सराहनीय है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा साथियों, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़ें। निश्चित तौर पर साथियों, दुनिया की धरती में इतिहास से बड़ी ताकतवर कोई दूसरी चीज नहीं है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से एक ताकत पैदा होती है और ताकत ही हमेशा शासन करती है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज चाहे कितना भी बड़ी संख्या में हो, वह समाज चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वह समाज चाहे कितना भी साधन संपन्न हो, उस समाज के लिए कितनी परिस्थितियां उनके अनुकूल हो, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वह समाज आगे बढ़ता है जिसका इतिहास उज्जवल और वीरता से भरा पड़ा होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों के बीच में कहा कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग ये सोचते हैं कि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, संसाधन हमारे पास नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये परिस्थितियां, ये संसाधन, ये पैसे कहीं से आते नहीं, बल्कि हमेशा पैदा किए जाती हैं। परिस्थितियां कहीं से आती नहीं। और इतिहास को पढ़ेंगे तो आपके हौसले बुलंद होंगे। निश्चित तौर पर दुनिया का कोई भी युद्ध तोप तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध हमेशा हौसलों से जीता जाता है। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वही हमेशा युद्ध जीतता है, और जिसके हौसले पस्त होते हैं वो कितना भी ताकतवर हो कभी युद्ध नहीं जीत सकता है। आपके समाज का जो इतिहास है समय नहीं है। मैंने कई बार समाज के मंचों से आप लोगों को बताया, जब भोपाल की धरती में बहुत बड़ा सैन्य समाज का सम्मेलन था, मैं अपनी सड़क की विधानसभा से 2 बस भर के ले गया था। भाई राजेश जी को पूरे प्रदेश के वहां सैन्य समाज के लोग से कम 10 लाख लोग भोपाल में इकट्ठे हुए थे। 1 घंटे की स्पीच में मैंने पूरे समाज के इतिहास को बताया। और जब यहाँ भी कई बार कार्यक्रम हुए, अभी राजेश जी मुझे ब्यावरा लेकर के गए थे, तो बयाना लेकर के गए थे, तो वहां भी मैंने बताया। और तमाम सारे कार्यक्रम हमारे सबड़ में हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आप अपने आप को कमजोर समझेंगे तो कभी जिंदगी में आप तरक्की नहीं कर सकते। आप अपना इतिहास पढ़ें,
अगर आप अपना इतिहास पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो समाज है, ये समाज इस देश की धरती का शासन करता जमात है। इस देश की आधी से ज्यादा धरती पर इस समाज का राज्य था। आप लोगों ने कर्नाटक में सुना होगा, आप लोगों के दक्षिण भारत के 8 राज्य थे, 8 राज्यों में समाज का राज्य था। आप लोगों ने बहुत बड़े महापद्मनंद का नाम सुना होगा। महापद्मनंद चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में बहुत बड़े शासक हुआ करते थे। और महापद्मनंद के बाद में और इससे आगे काम चल करके देखते हैं तो भगवान धन्वंतरी इसी समाज में पैदा हुए थे। और धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद की जो इस देश को जो आयुर्वेद दिया, सबसे पहला वो इलाज का सबसे बड़ा माध्यम, पहला माध्यम था कि आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता था। आज धीरे धीरे लोग एलोपैथिक से आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो इतिहास पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से इस मौके पर केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये सोचे कि हम अपने बेटों को आगे बढ़ाएं तो ये जो हमारा जो धंधा है उसे करके हम कभी बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। और भी छोटे मोटे धंधे करके हम कभी समाज को आगे, परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। दुनिया की धरती में तमाम सारे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इंफॉर्मेशन इज दी पावर, जानकारी ही ताकत होती है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अंतदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, ज्ञानवान बनो, तर्कशील बनो, विवेकशील बनो, पढ़ो लिखो, अंधविश्वास से दूर हटो, तर्कशील बनो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा। और यही बात महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा कि जो ये समाज इस देश का शासक था, इस देश का हुक्मरान था, और ये समाज आज ऐसी स्थिति में इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। शिक्षा की वजह से इस देश समाज आगे रहा है। इस देश की तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां रही है, समय के हिसाब से चलता रहता है। समय के हिसाब से पढ़ाई पर बंदिश लगाई गई थी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हम लोगों के साथ जो भी आज हो रहा है, तो महात्मा फुले ने कहा कि हमारी जो दुर्गति हुई है, हमारा जो सत्यानाश हुआ है, हमारे जो अवनति हुई है, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब शिक्षा की वजह से हो रहा है। क्योंकि हमारे लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले पढ़े लिख पर बंदिश थी, आज पढ़ने का जब मौका मिला है तो हमें पढ़ना चाहिए। तो महात्मा फुले ने कहा कि शिक्षा बिना मति खोई, मति बिना गति खोई, गति बिना नीति खोई, नीति बिना संपत्ति खोई, और संपत्ति बिना हुए ध्वस्त। और इतने अनर्थ केवल एक विद्या के कारण हुए। विद्या इतनी महत्वपूर्ण है। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहले बाबा साहब ने शिक्षित रहने की बात कही। और यही बात नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका का बहुत बड़ा कारों का नेता था, वहां गोरे और कारों की लड़ाई चलती थी। गोरे और कारे दो तरह के लोग रहते थे दक्षिण अफ्रीका में। तो गोरे कारे की लड़ाई में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जब लड़ाई लड़ रहा था वो कारों को अधिकार दिलाने के लिए, उस समय पर गोरों की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया था। 27 साल बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकल करके आए तो उनके 10 लाख अनुयायी इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए थे। नेल्सन मंडेला जेल से रिहा होकर के आ रहे, चलो उनके स्वागत में हमें चलना चाहिए। 10 लाख लोगों के बीच में नेल्सन मंडेला ने कहा था, मेरे अनुयायियों, मुझे मानने वाले लोगों, मेरे समर्थकों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। दुनिया को बदलने का, समाज को बदलने का, अपने परिवार को बदलने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है तो वह है शिक्षा। और दुनिया को बर्बाद करने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई अधिकार है तो वह है अंधविश्वास। ये नेल्सन मंडेला ने कहा। नेल्सन मंडेला ने हमेशा शिक्षा की बात कही। तो मैं आप लोगों से यह बता देना चाहता हूं साथियों, दुनिया की धरती पर जो आगे बढ़ा है वो शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ा है। मैं इतिहास की बात आपको बता देना चाहता हूं। आप लोगों ने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना होगा। इब्राहिम लिंकन दूसरों की गाय भैंसे चराता था। इब्राहिम लिंकन पूरे दिन जूते इकट्ठे हो जाते थे, पूरी रात पॉलिश करते थे। दिन में गाय भैंसे चराने जाते थे, रात में पॉलिश करते थे। दिन में गाय भैंस चराते थे, दिन में जो जूते इकट्ठे उन पर पॉलिश करते थे। इस तरह से उनकी आय होती थी, उनकी इनकम होती थी। और उस इब्राहिम लिंकन में जो चरवाहा था, जो दूसरों के जूतों की पॉलिश करता था, इब्राहिम लिंकन, उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। और वो इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना।
ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गरीब घर के बेटे थे, सुबह खाकर शाम को नहीं था, शाम को खा ले सुबह नहीं था। दूसरों की किताबों से पढ़े, दूसरों की कलम से पढ़े, दूसरों की चमड़ियों को उजेले में पढ़े, और इतने पढ़े कि दुनिया की धरती में उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ। दुनिया की धरती में 6 विद्वान थे, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, प्लूटो, माओत्सो, इब्राहिम लिंकन और डॉक्टर अम्बेडकर। ये दुनिया की धरती में 7 विद्वान थे, और 7 विद्वानों में सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा था तो वो था डॉक्टर अम्बेडकर, जो गरीब का बेटा था, जिसने भारत का संविधान लिखा। आप लोगों ने बहुत सारे इतिहास पढ़े हैं। मैं आप लोगों से इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ये इतिहास की शिक्षा दें। हमारे बच्चे भी कभी सोचते हैं, थोड़े समझदार हो गए हैं, हमारे पुरखे भी सोचते, हमारे भाई भी सोचते हैं कि शिक्षा महंगी है, कंपटीशन का जमाना है, बहुत सारे पैसे वालों के लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय पढ़ रहे हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहे हैं, एसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी को टीचरों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। और हमारा बच्चा एक सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, पेड़ के नीचे पढ़ रहा है, छत जो चचा रही है उसके नीचे पढ़ रहा है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप इतिहास से प्रेरणा लेंगे। जिस डॉक्टर अम्बेडकर के पास कलम भी नहीं थी, किताब नहीं थी, खुद का उजेला नहीं था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बना। ये जो निगेटिविटी है, हम लोगों की जो सोच है, ये हमें हमेशा पीछे ले रही है। हमेशा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गरीबी के विश्वविद्यालय से बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया की धरती में कोई दूसरा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे साथ, आज दुनिया के जो महान पदों पर आज जो बैठे हैं, वो किसी रईस का बेटा नहीं है, किसी पूंजीपति उद्योग का बेटा नहीं है। आज दुनिया के बड़े बड़े पदों को जो सुशोभित कर रहे हैं, वो गरीब के ही बेटे हैं। निश्चित तौर पर गरीबों का विश्वास मत समझे, गरीबी हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस देश की धरती में जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे बड़े बड़े कलेक्टर हैं, एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, डॉक्टर है, दरोगा, इंजीनियर है, एमएलए, एमपी, मंत्री, मिनिस्टर, जो फिलोसफर है, जो तमाम सारे लोग आज बैठे हैं, ये किसी कारखाने में पैदा नहीं हुए, ये कारखाने में पैदा नहीं हुए, हमारी तुम्हारी तरह किसी मां के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन इनका उद्देश्य एक अलग था, इनका हौसला बुलंद था, इनका पुरुषार्थ मजबूत था, इनके इरादे नेक थे, तब ये आगे बढ़े हैं। और जिस व्यक्ति का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं आपको विश्वास और भरोसे के साथ में कहता हूँ, एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जो बिना उद्देश्य के आगे चलते हैं, वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, बेटा आपके जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। आपका कलेक्टर बनना है, कि एसपी बनना है, कि आईजी बनना है, कि डीआईजी बनना है, कि डॉक्टर बनना है, और उद्देश्य उसका लक्ष्य होगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, फिजूल खर्चा ना करें, पैसे को बचाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सामूहिक विवाह सम्मेलन करके आदरणीय तिवारी हमारे बीच में आए हैं। तिवारी मंच में आपका स्वागत है। साथियों, एक शादी में जितना खर्चा होता है, एक शादी के खर्चे में 40 शादियां कि प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति की इच्छा थी कि सभी समाजों के यहाँ पर कोई न कोई भवन बने हुए हैं शहर के हिसाब से, जहाँ पर जब भी समाज की कोई मीटिंग बैठकें होती है, सामाजिक कार्यक्रमों में कोई इस तरह की चर्चाएं की जाती हैं, तो इनके लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो उसको उसी तारतम्य में उन्होंने ये विचार किया कि एक अपनी यहाँ पे कोई एक धर्मशाला नुमा इस तरह का कोई भवन निर्माण हो जाए, तो यहाँ पर हमारे बैठने के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सारा समाज एकत्रित हो सके। तो ये निवेदन हमने पंकज उपाध्याय जी को बताया, और पंकज उपाध्याय ने 1 मिनट में ही उसको स्वीकार कर लिया। बोले अपन ऐसे ही करेंगे, समाज की बात हमें काम में लगी सुनने के लिए। तो समाज की बातों पे उन्होंने अपने सौभाग्य मानते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश उपाध्याय जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आए वो अपने विचार रखें। समाज द्वारा आज भूमि पूजन रखा गया है, उसमें मुख्य अतिथि मेरे भाई इस दौरा विधानसभा क्षेत्र के जाबाज विधायक जिला कांग्रेस हमारे अध्यक्ष हरीश रावत जी, अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी,
और हमारे यहाँ कांग्रेस परिवार के जो भी बुजुर्ग लोग, हम उम्र के सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माधव भाई साहब को, राजेश श्रीवास जी को, जिन्होंने आदरणीय विधायक जी को यहाँ पे आमंत्रित किया और विधायक जी ने आज आपके समाज को सौगात दी। विधायक जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। राजेश बहुत हमारे सक्रिय और लगनशील समाज के बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, समय समय पर बुलाते रहते हैं, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। आदरणीय हमारे सभी समाज बंधुओं के बीच में हम आपको बताना चाहते हैं, जो कांग्रेस परिवार आपके लिए जो काम करने के लिए तैयार, हमारे विधायक जी हैं, हमारे अन्य जो भी पार्टी के रहे आपकी लड़ाई लड़ते हैं, वो जी जान से आपके साथ रहते हैं। तो आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, जब भी यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी जो भी आए, आदरणीय हमारे पंकज उपाध्याय जी आपके बीच में कभी भी एहसान मत भूलना, जो भी किया है आपके साथ में हमेशा उनके कंधे से कंधे मिला के काम करना। और वैसे तो हमारे समाज नाई समाज का और ब्राह्मण समाज का शुरू से जोड़ी ही रही है, तो इस जोड़ी को कभी दूर न करें। और ज्यादा कुछ न कहते हुए, आज हमारे 4 बार प्रधानमंत्री रहे थे गुलजारी लाल नंदा जी, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। हमारे समाज से ही थे। उपाध्याय जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे समाज के लोगों को अपने जिले में और अपने क्षेत्र में कांग्रेस में प्रतिनिधित्व देने की भी कृपा करें, क्योंकि हमारे समाज में अभी पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए, हमने अभी जीतू भैया से और तमाम सोना भैया, तमाम मंच पर बैठे हुए धाकर साहब, सदू साहब और सामने बैठे हुए हम सबकी ताकत, और मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले मेरे जितने भी भाई नीचे बैठे हुए, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। हमारा प्रमोद बैठा हुआ है और हमारे तमाम सभी परिवारजन यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे 2-3 विधायक प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पार्षद बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो सरपंच साहब ने बोला कि हमने चुनाव के समय एक वादा किया था कि समाज की धर्मशाला के लिए कुछ करेंगे, तो बोले कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो आप आदेश करोगे वो करेंगे। समय जल्दी निकाल के लिया है। माधव भैया ने बोला कि हमने एक जगह देख ली है और उसमें धर्मशाला बनानी। मेरा 5 लाख रुपए का संकल्प था, लेकिन 5,51,000 रुपए आपको आज देने की घोषणा करता हूं और दूंगा। और इसके अलावा भी जो कम पड़ेंगे वो भी आप मुझे बताएंगे, तो वो भी पूरी करूंगा। मेरी फोटो की कमी हो गई थी पिछली बार, तो सारी पूर्ति आपने करी, अब जो कमी होगी मैं पूर्ति करूंगा। इसके साथ ही अभी मेरे कोई भाइयों ने बोला, राय से बोला कि एक मूर्ति और हमें सेन महाराज की लगाना चाहिए, तो वो भी एक बहुत सुंदर मूर्ति जयपुर से मंगाएंगे और वो मेरी तरफ से रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना। क्योंकि ब्राह्मण और सेन समाज का बड़ा शुरू से बड़ा गहरा नाता है, अच्छा नहीं हमेशा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो अपने आप अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो जहाँ पे हम लगन लेके जाते हैं, साथ में जाते हैं और पूजा करते हैं और ये घोषणा करते हैं, तो शुरू से हमारा जोड़ा बना हुआ है। तो साथियों, निश्चित रूप से मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, आपके समाज से हैं, तो मेरे समधी ने पूछा कि कौन कौन आएगा। मैंने कहा कि सेन समाज के 2 लोग आएंगे। उन्होंने मजाक में कहा कि 5 भेजना। अरे मैं 5 नहीं है, एक तो मेरे परिवार में शामिल है और एक रिवाज के हिसाब से आएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे डोरा के बगल के निदान गांव के रहने वाले टीकाराम सविता, मेरे पिताजी के उनसे बड़े अच्छे संबंध रहे। पिताजी तो अनंतवासी हो गए और मैं जब गांव में कभी कभार जाता था, मैं गया तो मेरे पड़ोस में घर था, तो अड़ोस पड़ोस के मेरे ही परिवारी जन उनसे अभद्र व्यवहार करते थे। वो पति पत्नी दोनों रो रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हो गया भैया, कि ये रोज मेरे से
बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा उनसे कि आप अपना पूरा सामान उठाओ और मेरा घर खाली ऐसे में रहिए। तो वो आज भी 2005 से 20 वर्ष से मेरे घर में निवास करता है और पूरे गांव को, खरका गांव, वहां कहा कि इसकी तरफ आंख उठाने से पहले ये जान लेना कि आप जो अभद्रता करते हो वो मेरे साथ है। आपके समाज के